I am starting today's class that is on another thermodynamic quantity that is enthalpy. Initially we will take definition part. Enthalpy का symbol क्या है? Capital H, right? जैसे एनर्जी का सिंबल, इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या था? U या E कुछ भी, ऐसे ही एंथैल्पी का सिंबल है H. एंथैल्पी की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन आपको बस बताई जा रही है, धीरे धीरे अभी इसको हम इलैबोरेट करेंगे. एंथैल्पी इज गिवन बाय U प्लस PV. अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चाहिए होती तो उसको कैसे निकालते? U माने इंटरनल एनर्जी, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, राइट? नाउ आई नो, जैसे पिछले केस में भी हमने पढ़ा, हमें एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू का कुछ नहीं करना. एक तो निकालना बहुत मुश्किल, दूसरा हमें चाहिए भी नहीं. हमें क्या चाहिए? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंथैल्पी का चेंज कितना हुआ. तो आई एम इंटरेस्टेड इन चेंज. तो पहले मैं स्मॉल चेंज लेके आऊं, डिफरेंशियल ऑफ H. तो ऑटोमेटिकली U माने इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस, अब ये P और V दोनों ही चेंज हो सकते हैं. तो एक बारी को मैं फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मान लूँ प्रेशर का चेंज, और एक बारी में वॉल्यूम को फंक्शन ऑफ प्रेशर मान लूँ. तो इस तरह से दोनों चेंज हो सकते हैं वन बाय वन, PdV या फिर VdP. तो अगर मैंने एक बहुत छोटे चेंज के लिए इस फॉर्मूले को निकालना है चेंज के हिसाब से, तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला. चलो जी, ठीक है. अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रही हूँ, प्रेशर कांस्टेंट मेरे को रखना है. मेरा टारगेट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो डीपी क्या हो जाएगा? जीरो. तो अब अगर मेरे पास यहां पर डीपी, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, दिख ही रहा होगा आपको, डीपी जीरो है तो ये टर्म उड़ने वाली है. लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जब डीपी जीरो है तो मैं वैसे जो लास्ट क्लास में आपको बता के आई थी, देयर आर टू टाइप ऑफ हीट, QV एंड QP. अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर ले रही हूं तो जब चाहे मैं Q के नीचे सबस्क्रिप्ट P लिख सकती हूँ, QP. और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले रही हूं तो जब चाहे Q के नीचे लिख सकती हूँ QV. तो अगर मैं आगे बात कर रही हूँ कांस्टेंट प्रेशर की, तो जहां भी Q आएगा, कैन आई राइट इट एज QV? लास्ट क्लास में पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया था आपको. तो नाउ कांस्टेंट प्रेशर है तो एक टर्म तो मेरा हो गया कैंसिल, और ये आ गई पहली इक्वेशन. इफ आई एम कंसिडरिंग कांस्टेंट प्रेशर थिंग, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास, ऑल ऑफ यू. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे को ये दे के गया है, देख लो एक बार. लास्ट क्लास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा था, बस मैंने डी कर दिया, और वहां पे QP था. QV होते ही वर्क डन जीरो हो जाता था. इफ आई होप यू रिमेंबर QV माने कांस्टेंट वॉल्यूम माने डेल्टा V इज जीरो, और ये वर्क डन क्या है? P डेल्टा V. तो यहां मैं QV नहीं लिख सकती, पता चले ऊपर QV की जगह QP की जगह QV कर दो, हेल ऑफ द डिफरेंस. मैं क्या बात कर रही हूं? कांस्टेंट प्रेशर. तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रही हूं तो QP, और W की वैल्यू हम जानते हैं माइनस P डेल्टा V, जब चाहे कर दे. इक्वेशन 1 और 2 को जरा देखिए. यहां से फर्स्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी की चेंज की वैल्यू यहां पुट कर दूं. जब यहां पुट करूंगी तो ये तो कैंसिल हो जाने दिख रहा है, प्लस PdV और माइनस PdV उड़ जाएंगे आपस में. तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया, एक्चुअली अभी मैं क्या ढूंढ रही हूं, मेरी तलाश क्या चल रही है भाई? एंथैल्पी चीज क्या होती है और एंथैल्पी चेंज चीज क्या होता है. शुरू करना है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, 2-3 स्लाइड्स बाद समझ आएगा. तो अब मुझे पता लगता है QP जो कि क्या था? हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यही था QP. भाई एंथैल्पी तो वही होता है. तो हम कहते हैं ना, तो हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी तक पता लगा है, बोल दिया आपने, हमने मान लिया, और ना हमें अभी तक इसका, हम देख के बता नहीं सकते जी ये QP है. कोई मुझे कहे ना इससे इतनी हीट निकल रही, तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें पूछना पड़ेगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट वॉल्यूम. सामने वाला बता भी देगा, तो भी वो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो आप आपस में बात कर सके आज उस पर लैंड करेंगे. तो इतना मेरे को इन डेरिवेशन से पता चल गया, QP इज नथिंग बट डेल्टा H. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के बीच का ओवरलैप है. यानी डेल्टा H इज नथिंग बट QP. ठीक है जी. फिर एक बार जब QP आया तो एक बार QV दोबारा सोचना चाहिए मेरे को, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये U है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज Q प्लस W. मुझे अब एकदम से लगता है सारा QP किया, एक बार QV की भी बात करते हैं. जब मैंने QV की बात करी, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q को क्या लिख सकती हूँ? QV. उस वक्त ये क्या हो जाएगा? जीरो. एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है, वो है इंटरनल एनर्जी चेंज.
सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है, वो क्या है? एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच रिलेशन वही होगा जो क्यूपी और क्यूवी के बीच, और अभी तक कुछ दिख नहीं रहा रिलेशन। हमें बस इतना पता लगा, जहां जहां आज के बाद क्यूपी देखोगे उसकी जगह क्या लिख दोगे? डेल्टा एच। जहां जहां क्यूवी लिखा होगा उसकी जगह क्या लिखोगे? डेल्टा यू। आज की पूरी क्लास मैक्सिमम इसी बात पे डेडिकेटेड है। ये सब कुछ जो चल रहा है ना बच्चों, अभी डायनेमिक्स चल रहा है, और डायनेमिक्स में मैंने कौन सा वर्क डन देखा है? ना तो मैंने वर्क डन देखा है एक इंसान यहां से चल के यहां गया, ना मैंने देखा है एक वैगन, एक गाड़ी यहां से चल के यहां गई। मैं कौन सा वर्क डन देख रही हूं? पीवी। पीवी माने गैसेस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन। आईडी मैं यहां तक सेटल कर चुकी चीजों को बच्चों। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू QV एंड डेल्टा H इज इक्वल्स टू QP। यहां और डिटेल लेते हैं एंथैल्पी चेंज का। ये QP इज डेल्टा U माइनस W। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ पलट दिया, डेल्टा U यहां होता था और Q यहां होता था, मैंने पलट दिया, तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं किए, इसका चेंज कर दिया, चलेगा जब मैंने सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन किया एक लीनियर इक्वेशन में। सो डेल्टा U माइनस W, क्या अब मैं W की वैल्यू पुट करूं तो उसमें फर्दर एक और माइनस P डेल्टा V आएगा, राइट? व्हाट इज दिस W? दिस इज माइनस P डेल्टा V। तो ये माइनस विल मेक प्लस। तो मेरे पास QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ गया। नाउ खोलते हैं जितना हो सकेगा इसको। QP को एज इट इज क्या लिखा मैंने? QP। डेल्टा U को U2 माइनस U1 लिखूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से वॉल्यूम को भी मैं P2 माइनस P1 लिखूंगी। मैंने प्रेशर को ओजस यहाँ पे क्यों नहीं P2 माइनस P1 लिखा? प्रेशर क्या कि क्यों नहीं डेल्टा P लगाया? बिकॉज दिस प्रोसेस इज गोइंग एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे तो डेल्टा P तो जीरो होगा बेटा, क्यों लगाऊंगी? P तो बदल ही नहीं रहा, तो इसीलिए P डेल्टा V। कहीं अगर कांस्टेंट प्रेशर ना दिया हो ना तो मेरे को यहां पर V डेल्टा P भी लिखना पड़ेगा, वो DPV PDV मैंने आपको दिखाया। सो अब सबके सब स्टेट फंक्शन है, ऑल्दो एंथैल्पी के बारे में बात नहीं कर रही। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, वी हैव डन दिस। प्रेशर और वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, राइट? तीनों के तीनों मेरे पास स्टेट फंक्शन मौजूद हैं। सो नाउ मैंने सारे टूज को एक साथ कर लेना है, सारे वंस को एक साथ कर लेना है, क्योंकि मेरे को जब स्टेट फंक्शन है सारे, तो सब फाइनल स्टेट वाले एक तरफ करती हूँ, सब इनिशियल स्टेट वाले एक तरफ करती हूँ। तो थोड़ा सा अगेन मैथमेटिकल काम किया हमने। यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोला, PV2 इधर लाए और U1 को इधर लाए, एंड आई इनक्लोज्ड इट लाइक दिस। नाउ U प्लस PV क्या बताया था एंथैल्पी के भिड़ते ही? एंथैल्पी का फॉर्मूला किसी ने मेरे को U प्लस PV दे दिया और मेरे को मानना पड़ा, नहीं मुझे ये पता है इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज डिफरेंट देन एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आप लोगों ने CP/CV में लास्ट क्लास में मेरे को इतना तक बता दिया था कि CP ज्यादा होता है, CV कम होता है, आपने सब बता दिया था मेरे को। एनीवेज, ये तीन स्टेट फंक्शन एक साथ मिलके मैथमेटिकली, दो का तो समर है, दो का इधर प्रोडक्ट हो रहा है, एक नई थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी बना रहे हैं भाई। इतने सारे स्टेट फंक्शंस मिलके मस्ट बी क्रिएटिंग अ न्यू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट इज QP। I cannot say it only heat at constant pressure, and that too formed by 3 state function. So it must be a new state function, but Q was path function, QP is state function। यहां आके जरूरत लगी किसी को भाई, इतनी स्टेट वेराइटीज, इतने स्टेट फंक्शंस मिलके जो एक क्वांटिटी बना रहे हैं, इसको नया नाम देना बनता है। QP को नया नाम दीजिए, इट इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ हीट। तब सोचा इस QP को नाम देते हैं एंथैल्पी। जब इस QP को नाम देना पड़ा एंथैल्पी, तो मुझे सिंबल भी देना पड़ा H। जब इसको H देना पड़ा, आया कहां से ये H? H तो यहीं से आया, अभी मैं डेल्टा लगाऊंगी, बट जब मैंने नाम देना शुरू किया, एंथैल्पी देते हैं जी सिंबल H। वो किसके बराबर है? U प्लस PV। अगर स्टेट ना दी होती, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। यहां से ये डेफिनेशन क्रिएट हुई, और आपको पहली स्लाइड पे मैंने बिना कुछ एक्सप्लेनेशन के ये दे दिया, मजबूरी थी, कहीं से तो स्टार्ट करना था। एंड QP इज व्हाट? जब मैंने इसके लिए एंथैल्पी दे दिया, एवरीवन, डेल्टा नहीं है इनमें कहीं, ध्यान देना, अभी H चल रहा है, ये क्या होगा?
दिस विल बी H2, दिस विल बी H1, H2 माइनस H1 क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो क्या आ गया, डेल्टा H। ये मैं आपको पहले बता के आई हूं, लेकिन इसको डिराइव कैसे किया, आया कैसे, ये वो यहां है। तो एंथैल्पी चेंज की जरूरत किस दिन पड़ी थी मेरे को, जिस दिन मेरे को दिखा यार क्यूपी अपने आप में एक अलग चैप्टर है, इसको अलग नाम देना पड़ेगा। अगर मैं कोल के हीट कंटेंट की बात करूं, कोल में बहुत कुछ ऐसा होगा जो राख बन के वेस्ट होगा, बहुत कुछ है जो थोड़ा बहुत आप जानते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी निकलेंगे, एंड फ्यू अदर थिंग्स, मॉइस्चर भी निकलेगा उसमें से, H2O भी निकलेगा। तो उस कोल का टोटल इंटरनल एनर्जी का, अगर उसकी इंटरनल एनर्जी 100 किलो जूल, कितना हिस्सा हीट में कन्वर्ट करने में काम आएगा। वो हीट फर्दर वेस्ट होगी, आई नो, अभी बर्तन भी गर्म होगा, अभी स्टीम भी एक्सपैंड होगी, वो भी काम करेगी, करते करते एंड में अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया हो कि सबसे पहले कैसे आइडिया आया था कि एयरक्राफ्ट या प्लेन्स या इंजन ये बन सकते हैं, मैं इंजन पे ही आती हूँ। सबसे पहले कैसे किसी को आइडिया आया होगा कि इंजन बनाते हैं, स्टीम इंजन की बात हो रही है। तो अगर आप ये सोचें, आपने लिया कोयला, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा, पानी उबलने को रखा, उसके अंदर पानी उबले जा रहा है, और अगर आपने उसको ढक दिया, नॉर्मल किचन्स में यही होता है, उसको ढक दिया, ऐसे ही अचानक किसी इंसान को, आई होप आप लोगों ने नाम सुना हो वैटसन ब्रदर्स, तो जो पानी उबल रहा था उसके ऊपर जो प्लेट पड़ी थी वो गिर गई, ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद गिरेगी। दे रियलाइज्ड स्टीम हैज पावर, स्टीम से प्लेट गिर रही है, मतलब यूजफुल वर्क डन हो रहा है जो हम यूज कर सकते हैं। आखिरी दिन इस चैप्टर में यूजफुल वर्क डन आएगा। उससे पहले उस कोयले का बहुत सारा कंटेंट किसमें लगा, कुछ तो राख में गया, कुछ धुएं में गया, कुछ कंटेनर को गर्म करा, कुछ उसने पानी को गर्म किया। पानी के गर्म होने के बाद स्टीम बनी, अभी भी स्टीम से काम नहीं चला, स्टीम बनते 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 जब उसने प्लेट को गिराया, स्टीम फिर एक्सपैंड हुई। एक्सपैंड में आप जानते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, स्टीम को काम करना पड़ा, प्लेट के अगेंस्ट प्रेशर लगा रखा था आपने, तो स्टीम को काम करना पड़ा। वो जैसे ही प्लेट गिरी, इट स्ट्रक, ये जो प्लेट गिरी ये काम मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। इतने सारे स्टेप्स के बाद मेरे को तो आखिरी क्लास में हम देखेंगे हम इतने में से कितना काम ले सकते हैं, तब पता कोल का हीट कंटेंट कितना है, उसके कितने इंटरनल एनर्जी के स्टॉक, पूरे स्टॉक में से कितना हिस्सा मैं हीट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एनीवेज, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज वेल एज अ स्टेट फंक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पहुंचो H2 पे, H1 से, लेकिन कहां पहुंच रहे हो वो चाहिए। पाथ डू नॉट प्ले एनी रोल इन दिस। अगर साइक्लिक प्रोसेस हुआ, सारे स्टेट फंक्शन जीरो होंगे उसके अंदर। साइक्लिक प्रोसेस में तो क्या है, स्टेट फंक्शन जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी स्टेट है, तो साइक्लिक में तो सेम स्टेट पे लौट आए, तो वो सबके सब जीरो होते हैं। आपको एक चीज मैं याद करा के आई हूं, आइसोथर्मल आइडियल गैस कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू क्या करोगे, जीरो। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, वंस अगेन डेल्टा टी इज जीरो। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी नहीं सॉरी एंथैल्पी चेंज, इट इज एच यू प्लस पीवी। क्या मैं पीवी की जगह जब मन आए एनआरटी लिख सकती हूँ, ऑल ऑफ यू, तो मैं लिख देती हूँ। पीवी की जगह एनआरटी लिखा जा सकता है, 1 मोल होगा तो एन गायब कर दूंगी। क्योंकि ये आइसोथर्मल है तो टी भी फिक्स्ड है, आर भी फिक्स्ड है, एन तो है ही फिक्स्ड, क्वांटिटी को थोड़ी चेंज कर रहे हैं, ओपन सिस्टम थोड़ी है, सारा क्लोज सिस्टम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ क्लोज सिस्टम पे एप्लीकेबल है, ओपन सिस्टम पे नहीं। अब जितना मर्जी और सामान डालते जाओ, मैटर डालते जाओ, फिर थोड़े ना कोई वो एप्लीकेबल होगा। सो यहां पर जब डेल्टा यू भी जीरो है और टी कांस्टेंट है, तो अब यहां पर देखिए डेल्टा यू क्या हुआ बच्चों, जीरो। अब यहां पर एनआरटी क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो किसी कांस्टेंट में चेंज होता है कभी नहीं। डेल्टा ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो। जब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो एंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास डेफिनेशन, असर्शन या स्टेटमेंट ही ऐसा आ गया तो मेरे को कैसा दिखेगा वो स्टेटमेंट। एंथैल्पी चेंज इज हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो 1000 बार हो गया आज में। QP, डेल्टा H इज QP। अगर कोई वेसल खुला है, ऑल ऑफ यू ध्यान से, ओपन वेसल लिखा है क्वेश्चन में, और उसमें हम बात कर रहे हैं कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या अगर वो गर्म से ठंडा हो रहा है तो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है।
ओपन वेसल का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. इफ आई एम टेलिंग यू दिस ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन सनलाइट, दिस इज ओपन वेसल, राइट. अगर ये ओपन वेसल है तो इसमें जो वेपर्स निकल रहे हैं वो पूरे रूम तक पहुंच सकते हैं. मीन्स व्हाट? वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट. ओपन वेसल का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है. व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन वेसल, आई एम टॉकिंग. आप क्वेश्चन में पूछेंगे हमें क्या पता इसमें क्यूपी निकालना है कि क्यूवी निकालना है, कुछ हिंट नहीं दे रखी. हिंट माने बोल नहीं रखा, नहीं बोलेंगे. ओपन वेसल में अगर आपसे हीट निकालने को कहा है तो अंडरस्टूड क्या है, वो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, क्यूपी. और क्यूपी क्या होता है, डेल्टा एच. इसी की आज डीपीपी में प्रैक्टिस करानी है कि कैसे पहचानोगे. ओके, क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है, जो वाटर वेपर्स इवॉल्व हो रहे हैं वो अंदर ही रहेंगे जी, वो बाहर नहीं जाएंगे. मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट यानी जो हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हो रही है वो डेल्टा यू के बराबर होगी. अंडरस्टूड बालको? व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी? एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम. सिस्टम कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है. वो गैस जिसको खूब सारी हीट देके हमने उबाल दिया, स्टीम, राइट. एनर्जी स्टोर्ड विद इन द गैस विद इन द सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट. इसका एनर्जी का वो हिस्सा जो हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती. वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स चेंज. डेल्टा एच का साइन अगर पॉजिटिव, डेल्टा एच को क्यूपी की तरह ही देखना बच्चों, हीट ही तो है. साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब क्या, पहले भी बता के आई हूं, एंडोथर्मिक. साइन अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बता के आई हूं, एक्सोथर्मिक, राइट. तो एंडो और एक्सो का मतलब क्यू, क्यू में भी यही देखा था, डेल्टा एच में भी यही देख रहे हैं क्योंकि इट इज नथिंग बट क्यूपी. तो हम किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं बच्चों. प्रोडक्ट है मेरी फाइनल स्टेट, रिएक्टेंट है मेरी इनिशियल स्टेट. उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था. समझ लेना बच्चों पहले एक बार, यानी अकेले रिएक्टेंट जब प्रेजेंट थे मेरे पास, तो अकेले रिएक्टेंट माने ये. इस ग्राफ पे अगर इस ग्राफिकल क्वेश्चन को आज आपको टेस्ट में मैं दे दूं, इस ग्राफ में एनर्जी पढ़ लोगे रिएक्टेंट की कितनी थी, 150 किलो जूल. यहाँ कुछ लिखा होगा, मैंने अभी क्लैरिटी से दे दिया. तो व्हेन रिएक्टेंट स्टार्टेड दे आर स्टेइंग एट 150 किलो जूल. थोड़ी देर बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट. बिफोर एंड आफ्टर हमें पाथ से क्या लेना, कौन सा पहाड़ चढ़ के गया, आई डोंट केयर, राइट. हमें क्या देखना है भाई, पहले कहाँ था बाद में कहाँ था. तो इन दोनों का गैप बताएंगे बच्चे कितना आया, 100 प्लस के माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा बच्चों. फाइनल एनर्जी कितनी थी, एंथैल्पी सॉरी कितनी थी, 50, और इनिशियल कितनी थी, 150. 50 माइनस 150 विल बी माइनस 100 किलो जूल. तो इस रिएक्शन को देखते ही, डेल्टा एच का साइन देखते ही मैं क्या बोलूंगी, ये रिएक्शन तो क्या है, एक्सोथर्मिक. कोई भी रिएक्शन कुदरत में होगा, ये आज बता दूं. एक एक्सेप्शन जो 12th में जाके एक जगह आएगी, वो भी एक रिएक्शन के बीच के स्टेप में, तो वो कोई एक्सेप्शन भी नहीं बोलते हम. दुनिया का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसको पहाड़ ना चढ़ना पड़ता हो. 150 किलो जूल से इसको आना कहाँ था, 50 किलो जूल पे. लेकिन इसकी मजबूरी क्या थी, इसको एक स्पीड ब्रेकर चढ़ के आना पड़ा. स्पीड ब्रेकर क्यों लगे होते, नाम ही बता रहा है कि आप इतनी तेज गाड़ी ना चला जाएं कि सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई लिविंग स्पीशीज, कोई एनिमल है, आप उससे टकराए ना. पर्पस यही होता है. और स्पीड ब्रेकर ज़्यादातर कहाँ लगाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स के आसपास, स्कूल्स के आसपास, या ऐसी जगहें जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग या बच्चों की गैदरिंग या बुजुर्गों की गैदरिंग बहुत होती है. तो स्पीड को ब्रेक करना ज़रूरी है. अब जब तक ए इस पहाड़ को नहीं चढ़ेगा तब तक वो बी में नहीं आ सकता. आपने मुझे बताया लकड़ी बहुत अच्छा फ्यूल है, राइट. लकड़ी से चलते, क्योंकि लकड़ी आप सबके लिए विजिबल है. खड़े खड़े पेड़ों में आग क्यों नहीं लगती. अच्छे फ्यूल का मतलब क्या है, अच्छे फ्यूल का मतलब है बहुत सारी हीट जनरेट करता है. शायद वो 150 किलो जूल पे नहीं, 1500 किलो जूल पे होगा. और जब वो राख बनाएगा, जल के कंबस्ट करेगा, तो वो 50 पे आएगा. 1500 किलो जूल से अगर वो 50 पे आ रहा है तो वो कितना ज्यादा 1000 किलो जूल प्रोड्यूस कर रहा है. दैट इज गुड फ्यूल.
पहचानते कैसे हैं अच्छा फ्यूल कौन सा है? जो ज्यादा एनर्जी कम अमाउंट में, जिसका ग्राम कम इस्तेमाल हो, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो, ये। तो जब हम कहते हैं वुड इज अ फ्यूल, पेट्रोल इज अ फ्यूल, कैंडल इज अ फ्यूल, कोई भी फ्यूल है वो पड़े पड़े क्यों नहीं जल जाता? उसे स्टार्ट होने के लिए इग्निशन टेम्परेचर या एक लाइटर या एक माचिस की तिल्ली चाहिए। वो जो चाबी घुमाते हैं क्या करते हैं, बटन दबाते हैं क्या करते हैं? स्पार्क। स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आती है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो वो स्पार्क एक ही काम करता है, बस एक बार बेटा पहाड़ चढ़ा दो, उसके बाद हम देख लेंगे। उसके बाद इतनी एनर्जी रिलीज होगी, फिर पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, सीएनजी आपसे एक और स्पार्क मांगेगा नहीं, राइट? तो कोई भी अगर कुदरत में ये पहाड़ ना होता, स्पीड ब्रेकर ना होता, तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो अगर कोई मेरे को कहता एंडोथर्मिक बनाओ, तो ग्रीन वाला कर्व इज एंडोथर्मिक। स्टार्ट हुए 50 पे, एंड हुए 150 पे, प्लस 100 होता उसका चेंज। आई होप सबको ये ग्राफ समझ आया। और इससे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? मैंने आर लिखा है, रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इस तरह से डेल्टा एच किसी रिएक्शन का निकाला जाएगा। डन? क्या कोई ऐसी कंडीशन भी आएगी जब डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम होंगे? अभी तक तो हम नहीं मान रहे सेम, क्योंकि ये क्या है? ये है क्यूपी, और ये क्या है? ये है क्यूवी। और लास्ट क्लास में हम देख के आए सीपी सीवी दोनों बराबर नहीं होते। एक आधी जगह हुए थे सीपी सीवी बराबर अप्रोक्सीमेटली। यस, जब सॉलिड्स और लिक्विड्स होंगे जो कि कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, वहां सीपी सीवी बराबर होता था। इज दिस पॉसिबल? तीन शर्तों, तीन जगहों पे ये पॉसिबल है। देयर आर 3 कंडीशंस वेयर आई कैन मीट दिस। सबके पास ये इक्वेशन रट गई अब सबको? दोनों पी डेल्टा वी की जगह मैंने डेल्टा एनजी नया कुछ जोड़ दिया। अभी तक तो एनआरटी से काम चला रही थी, तो पहले यहां ध्यान दो। एक आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन होती है, राइट? अब मुझे पता है P डेल्टा V, मेरी जरूरत तो वो वर्क डन एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला ही होना है। तो यहां जब आप डेल्टा लगा रहे हो तो वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अमोनिया के 1 मोल का वॉल्यूम होता था अगर 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होता था? डबल, 44.8। यानी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, तो चलो मैंने वैसे ही लिख दिया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बदलोगे, उसी हिसाब से वॉल्यूम भी बदलेगा। तो डेल्टा वी की जगह यहां क्या आ जाएगा? डेल्टा एन, मतलब डेल्टा वी के सामने। अब डेल्टा एन माने क्या? उनका वॉल्यूम, जिन उनके मोल्स जिनकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। किसी भी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड मेरे को इस चैप्टर में तो ढंग से यूज ही नहीं करने, क्योंकि उनमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। फिर किस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है? व्हेनेवर देयर इज अ गैस, या तो गैस एक्सपैंड कर रही होगी या गैस कंप्रेस हो रही होगी। तो यहां पर सिर्फ गैशियस मोल्स की बात होनी है। इसीलिए मेरे फॉर्मूले में अब क्या आ गया? डेल्टा एन जी। कब कब दोनों बराबर हो सकते हैं? जब डेल्टा एन जी 0 हो जाए बच्चों। अब डेल्टा एन जी कब 0 होता है बात करते हैं। बट अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो गए तो दोनों का सबट्रैक्ट क्या हो जाएगा? 0। ऐसे सभी रिएक्शंस में आंख बंद करके जो डेल्टा एच की वैल्यू है वही डेल्टा यू की पुट कर दो। चेक। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलके 2HI बना रही है, तीनों गैसेस। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2। रिएक्टेंट में टोटल मोल्स कितने हैं? 2। 2 - 2 विल बी 0। तो अगर, और ये ध्यान देना पड़ेगा, गैसेस लिक्विड और सॉलिड नहीं इन्वॉल्व करना। गैशियस मोल जब दोनों साइड बराबर हैं तो चेंज क्या हुआ? 0। जब चेंज 0 हुआ तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर, क्योंकि एक चीज 0 होते ही ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0, राइट? दूसरी कंडीशन, प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बहुत बार हो गया। मीन्स व्हाट? डेल्टा वी इज 0। जब डेल्टा वी 0 होगा तो उस केस में वर्क डन 0, यानी P डेल्टा V 0। अब ये टर्म 0 कर दी तो फिर वही डेल्टा H और डेल्टा U सेम आ गए।
तीसरी और आखिरी सिचुएशन, पूरे रिएक्शन में हो ही सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स। जब हैं ही सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स, तो उस सिचुएशन में भी देर इज नो वॉल्यूम चेंज, देर इज नो गैशियस मोल्स, सो डेल्टा यू और डेल्टा वी बराबर, या क्यूपी और क्यूवी बराबर। हैव अ लुक, थोड़ी देर में आनी है। जब भी कंबशन होता है, कंबशन का क्या मतलब है? कोई चीज बर्न हो रही है, राइट? जब भी कंबशन होता है वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ये पहले से पता था। जब भी किसी चीज को आग लगाओगे एक्सोथर्मिक ही है, इनिशिएशन दोगे। जब भी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक एसिड और बेस जब मिलाओगे, ये दो रिएक्शन ऐसे हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये हमेशा एक्सोथर्मिक है। अब आप मेरे से आने वाले सवालों में ये नहीं पूछ सकते मैम एंथैल्पी का साइन नहीं दिया। अगर कंबशन है नहीं देंगे, बता दिया कंबशन की हमेशा नेगेटिव है। कोई तो कंबशन ले आओ जहाँ एंडोथर्मिक होता हो, हीट मांगता हो, नहीं जी वो हमेशा हीट रिलीज करता है। अपने चारों तरफ से कोई ऐसा चेंज ला के दो जो ऑलवेज एंडोथर्मिक हो सकता है। इवेपोरेशन, खड़े खड़े हम देख रहे हैं पानी सूख रहा है गर्मियों में। evaporation, there are few processes which are bound to be endothermic, there are few processes which are bound to be exothermic। यहाँ आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए एनीवेज एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इस फॉर्मूला की यूनिट्स, कैलकुलेशन, गड़बड़े सेटल करते हैं, फिर DPP2 के पेंडिंग क्वेश्चंस करते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, कंबशन दे दिया तो मेरा दिमाग ठनकना चाहिए, इसमें पक्का एक्सो होगा। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज दिस, साइन नहीं दिया, नहीं देंगे ना माइनस ना प्लस, तुम्हें खुद सोचना होगा। जब इसको मेरे को वैल्यू पुट करनी है तो मेरे को माइनस के साथ पुट करनी है, बिकॉज इट इज कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि एंथैल्पी क्या है? हीट कंटेंट ही है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज इतने पर मोल, एक मोल में इतना। कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मैं पूछूंगी 9.6 ग्राम बेंजीन किया, ऐसे किया, उसका निकालो। पहले आपको पर मोल का निकाल के फिर उससे निकालना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की वैरायटी DPP में डाली है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर मैं बेंजीन को कंबस्ट कर रही हूं तो उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट इतना है। QP निकालिए। अब QP पूछा मतलब क्या पूछा? डेल्टा H। तो फॉर्मूला तो मेरे पास है ही बच्चों, पहले तो मैंने अपना क्लासिकल फॉर्मूला लिख दिया जो मेरे को डेफिनेशन में मिला, और मुझे उससे ये पता है QP का मतलब क्या है, मेरे को ये निकालना है, और ये पक्का गिवन है क्वेश्चन में, यस किलो जूल में गिवन है, आई विल टेक केयर। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहा, मेरे को वॉल्यूम चेंज तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, देखो, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेल्टा NGRT वाली चीज को यूज करना पड़ेगा। तो जी कहीं भी लिखा हुआ हो, जस्ट डोंट माइंड दैट, डेल्टा NGRT। अब पहले तो मैं सीखूं डेल्टा NG कैसे निकालना है, ओनली गैशियस प्रोडक्ट्स। एक बड़ी बेवकूफ़ी होती है हम लोगों से, भूल जाते हैं। कंबशन में हम सोचते हैं जो वाटर निकल रहा है ना वो भाप बन के निकल रहा है, नहीं, दैट इज लिक्विड। चाहे बता रखा होगा क्लास 10 तक, बट हमसे मिस हो जाती है। कंबशन में जो वाटर बना के दे रखा है रिएक्शन में, या आपको खुद ही रिएक्शन बनाने पड़ेंगे, लिक्विड अगले थोड़ी बताएंगे, आपको खुद को लिखना है लिक्विड। इस लिक्विड को स्टीम बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। तो सोच के देखो, यहाँ एक मोल से एनर्जी कितनी निकल रही है? 3200 के आसपास। अगर तुमने चाहा कि जो लिक्विड वाटर बन रहा है वो स्टीम भी बन जाए, तो 3263 जो है ना, शायद उसमें 90 किलो जूल इस्तेमाल हो जाएगा उस लिक्विड वाटर को स्टीम बनाने में, कम निकलेगी डेल्टा H। तो लिक्विड से गैस बनना, वाटर का स्टीम बनना इज सेपरेट एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कंबशन। तो कंबशन जो है वो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को लेके। तो चलो जी डेल्टा NG निकलवाओ। गैशियस मोल प्रोडक्ट में कितने हैं? 6, रिएक्टेंट में कितने हैं? 15/2। पहले तो चेक करो बैलेंसिंग ठीक है। पहला नियम आज के टेस्ट में, पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, चेक बैलेंसिंग ठीक है। अब मेरे को यहां पर बैलेंसिंग चेक, ये बैलेंसिंग खुद करनी होगी अक्सर। बैलेंसिंग चेक हो गई तो 6 - 15/2, आई थिंक कोई मुश्किल नहीं आएगा, वो एलसीएम लेके सबट्रैक्ट तो हम कर ही लेंगे। डेल्टा NG कितना आएगा? -3/2। रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, यूनिट्स, उसकी गलती। अब उसको पकड़ते हैं। जब मेरे को QV दे रखा है कौन सी यूनिट में? किलो जूल में, तो उसी पे चलते हैं। या क्योंकि मेरे को समस्या क्या आनी है? R। तो या तो आप इसको भी जूल्स में कन्वर्ट कर दो जो यहाँ किया है। किलो जूल को जूल में -3 क्यों कर दिया मैंने? 3 होना चाहिए, किलो जूल ही दिया ना बच्चों, देखो। तो बस ये हो गया
3। तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? ये मैंने कन्वर्ट कर दिया जूल्स में। ये क्या था? डेल्टा एन जी माइनस 3/2। ये क्या है? आर इन जूल्स, और ये टेम्परेचर है गिवन। ये अब मैं ये सॉल्व क्लास में नहीं करवा रही। एंथैल्पी चेंज खुल के बोल रखा है, कौन से चेंज की बात हो रही है? एंथैल्पी चेंज, और वैल्यू भी कितनी दे रखी है? किलो जूल पर मोल। बट आगे पढ़ते हैं। ऑफ वाटर वेपर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर वेपर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज जो हुआ है, एंथैल्पी चेंज दे रखा है, निकालना क्या है? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू किस चीज के लिए, कौन सी प्रोसेस के लिए निकालना है? प्रोसेस क्या हो रहा है? अभी तक ऊपर कुछ वर्ड नहीं मिला था, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ो, मैंने मिस किया है वर्ड कुछ। व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर वेपोराइजेस टू गैसियस। सबसे पहले प्लीज राइट द चेंज, चाहे वो फिजिकल चेंज हो। रिएक्शन तो लिखना ही है, चाहे वो फिजिकल चेंज है, राइट द चेंज। फिर क्या गिवन है वो लिखिए। उसके बाद क्या निकालना है सोच ही लिया, डेल्टा यू क्वेश्चन में खुल के दिया है, मेरे को ये लगाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ही देखने होते हैं। डेल्टा जी के अलावा तो सब दे ही रखा है बच्चों, डेल्टा एन जी के अलावा सारा क्लियर है। इसमें प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 1। रिएक्टेंट में कितने हैं? 0। 1 नहीं चाहिए मेरे को, लिक्विड तो है ही नहीं मेरे लिए। तो 1 माइनस 0 इज 1। रेस्ट व्हाट आई हैव डन, डेल्टा एच की वैल्यू पुट करी, डेल्टा यू मांगा है, ये क्या है? एन। एन क्या था? 1। आर मैंने अगेन किलो जूल में रखने के लिए ऐसा किया, और ये टेम्परेचर मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई करके आप कर लोगे। माई क्वेश्चन टू यू इज सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने करा के और पिछला एक क्वेश्चन करा के आपको फ्लो में तो ला दिया। सेकेंड पार्ट, अगर 1 मोल ऑफ वाटर को मैं आइस करूँ, आइस में कन्वर्ट करूँ, यानी फ्रीजिंग कर रही हूँ मैं, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? उसकी डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? सेम जो डेल्टा एच है। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड गैसियस कुछ नहीं है, तो डेल्टा यू इस केस में इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, इवन साइन भी सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ स्विमर कमिंग आउट ऑफ द पूल। इसमें कुछ गड़बड़ भी है, वो भी बताऊंगी आपको। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में क्या गड़बड़ है मैं आपको बताती हूँ। अ स्विमर कमिंग आउट ऑफ अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर वेइंग 18 grams. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक स्विमर खड़ा है जो कि पूल से बाहर निकला है, उसके ऊपर पानी की लेयर है। उस पानी की लेयर को पूरी तरह इवेपोरेट करने के लिए उसकी बॉडी को कितनी हीट जनरेट करनी पड़ेगी? पहला सवाल ये है। एट व्हाट टेम्परेचर आपको बता दिया। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है? पहले हम इसके दूसरे पार्ट को करना पसंद करेंगे। जरा एक बार पहले कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर पहला पार्ट आप में से कोई बता देगा, मुझे उम्मीद है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन उसी वाटर का एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उतना ही वाटर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा होता तो उसके लिए आप बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ती, अगर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज गिवन टू मी। तो पहले सेकंड पार्ट को मेरे साथ करिए, फर्स्ट पार्ट फिर आप करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो वाटर के दिख ही रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। 1 मोल है 18 ग्राम, और मुझे पता है मेरे को लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है? गैस से। 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस, तो आपको डेल्टा एनजी पे भी हाथ साफ है, क्या करें। मेरे पास इक्वेशन आ गई ये। क्या मेरे को क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है? दे रखा है। मान लो इस क्वेश्चन में 18 ग्राम के बजाय 36 ग्राम होता तो मैं क्या आंसर देती? पहले तो इसी वैल्यू को यूज कर करा के डेल्टा यू निकालती। एनजी की जगह 1, आर की जगह वही किलो जूल, और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री को 373 केल्विन किया, तो वो किसके लिए निकलता? एंथैल्पी चेंज, सॉरी इंटरनल एनर्जी चेंज 1 मोल के लिए। क्वेश्चन में कितने मोल के लिए अगर पूछा होता? 36 ग्राम 2 मोल। स्कूल पेपर के क्वेश्चन हैं कि आप इस फॉर्मूला से जो डेल्टा यू निकालते हो ना, भूलना नहीं वो 1 मोल के लिए। और अगर ये भी, इसमें ये एक और ट्विस्ट हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में दे रखा हो जी हमने 0.5 मोल फलानी चीज का ये चेंज किया, उसमें जो डेल्टा एच था वो 20 किलो जूल था। इस इक्वेशन में 20 मत पुट कर देना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर
1 मोल। तो जो 0.5 मोल के लिए 20 किलो जूल वैल्यू दे रखी है, क्योंकि उसके पीछे क्या लिखा होता है, अगर यूनिट, ध्यान से यूनिट में ही गलती होनी है, अगर लिखा है 20 किलो जूल पर मोल फिर तो वो 1 मोल के लिए। लेकिन अगर, अब बताओ ना, ये दोनों बातें मैच थोड़ी कर रही हैं, लेकिन अगर लिखा है मैं एक सैंपल लाई, और ऐसे क्वेश्चन है आज, 0.5 मोल ऑफ बेंजीन को मैंने बर्न किया, उसमें कंबस्ट किया, उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई, मैं ये 0.5 यहाँ नहीं पुट कर सकती, यहाँ मेरे को पर मोल पुट करना पड़ेगा। तो पहले 0.5 को डबल करूंगी 1, 20 का करूंगी 40, उसको पुट करूंगी, सेम फॉर वाइस वर्सा। इसी बात पे है डीबीपी, बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको देनी है। सो नाउ ये वाला पार्ट हो गया, निकाल लेंगे डेल्टा यू, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। डेल्टा एच क्वेश्चन में 1 मोल के लिए दे रखा है, एनजीआरटी आपके पास है। फर्स्ट पार्ट कैसे निकालोगे? स्विमर को अपनी बॉडी के ऊपर पड़े हुए पानी की उस लेयर को इवापोरेट करना, लेकिन उसकी बॉडी के आसपास जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है। तब क्या करोगे? उसको करेक्ट कर लो बच्चों, मेरे से जल्दबाजी में लिखा गया, ये तो क्या ही। डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है, ये मेरे को निकालना था और ये मेरे को गिवन था। आई होप कर लेंगे बच्चे इसको। भाई अगर मेरे को 100 डिग्री पे करना था तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके टी की जगह 373 केल्विन लूंगी, और अगर मेरे को 25 डिग्री पे करना था तो यहाँ क्या टेम्परेचर लूंगी, 298। दैट्स इट। दोनों पार्ट्स में प्लीज, दोनों पार्ट्स में सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। डेल्टा एच इज अ कांस्टेंट थिंग जो आपको दे रखी है। दोनों पार्ट्स में डेल्टा यू मांगा है। पहले पार्ट में मांगा एक स्विमर की बॉडी के ऊपर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरे पार्ट में मांगा है सेम वाटर 18 ग्राम, उसको 100 डिग्री पे अगर मेरे को इवेपोरेट करना है तो क्या, दोनों में सिर्फ टेम्परेचर बदला है। An athlete is given 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ एनर्जी फॉर एनर्जी। इस 100 ग्राम ग्लूकोज को उसने कन्वर्ट किया उसकी बॉडी ने 1800 किलो जूल में। 1800 किलो जूल एनर्जी उसके पास है बॉडी में ग्लूकोज खा के, जिसका 50% उसने स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी में यूज कर लिया। अभी भी उसकी बॉडी में आधी एनर्जी बची है, तो 1800 का आधा कितना होगा, 900 किलो जूल। उसके अंदर 900 किलो जूल एनर्जी अभी बची है, और उसको वो एनर्जी स्टोर नहीं होने देनी, बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैट, तो उसको वो एनर्जी भी पूरी पूरी कंज्यूम करनी है। तो उसको कंज्यूम करने के लिए क्या लिखा है, ही वुड नीड टू प्रेस्पायर, यानी उसको उतना पसीना लाना है। अब जब उसको उतना पसीना लाना है तो उसमें पूछा है द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही वुड नीड टू प्रेस्पायर इज, कितना और पसीना बहाना है उसको, उसके ग्राम पानी। स्वेट इज वाटर विद सॉल्ट्स ऑफ कोर्स। सो यहां पर आपको कितने ग्राम वाटर उसको अभी और अपनी बॉडी से निकालना है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो बताइए। एज्यूम करिए साथ में देयर इज नो अदर वे ऑफ कंज्यूमिंग स्टोर्ड एनर्जी, उसके पास कोई और तरीका नहीं है कि वो उस एनर्जी को स्टोर होने से रोक सके। एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर दे दिया। अब अगर आप क्वेश्चन को समझे, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर माने बॉडी कितनी हीट एनर्जी या कितनी एनर्जी को यूज कर पा रही है 1 मोल वाटर को इवेपोरेट करने में, 45 किलो जूल। करना कितना है, 900 किलो जूल। 900 किलो जूल माने कितने मोल वाटर यूज हो जाएंगे, 20 मोल। 20 मोल का मतलब कितने ग्राम, इंग्लिश टू हिंदी करी बस मैंने बैठ के, 360 ग्राम। यानी उस एथलीट को कितनी एनर्जी कंज्यूम करनी थी, 900 किलो जूल। इसमें पेन पेपर की भी जरूरत नहीं थी, अगर मैं कैलकुलेशन थोड़ी समझ पाऊं। 50%, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, आधा निकालना है किसी भी चीज का। और एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन की बस यूनिट देखनी थी मेरे को, 1 मोल वाटर नीड्स 45 किलो जूल। अब 45 किलो जूल से 1 वाटर इवेपोरेट होता है, तो मेरी बॉडी के अंदर मौजूद कितना वाटर इवेपोरेट करना है मेरे को ताकि 900 किलो जूल हो। तो पहले तो मैंने निकाल लिया कितने मोल, 20 मोल। अगलों ने ग्राम पूछा था, तो 360 ग्राम वाटर नीड टू बी इवेपोरेटेड फ्रॉम माई बॉडी सो दैट 900 किलो जूल कैन बी यूटिलाइज्ड। हीट कैपेसिटी का मतलब अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। एक गैस है 2.2 ग्राम और वो है N2O, नीचे मोलर मासेस दिए, एग्जैक्टली ऐसे आता है जेई मेंस में, नीचे मोलर मासेस दिए होंगे।
आप उससे इसका मोलर मास अलग अलग एलिमेंट का ऐड करके निकाल लोगे कितना है। यानी मेरा पहला टारगेट है इसके मोल्स, तो आई थिंक इसके मोल्स, इसका मोलर मास हमें तो याद होता है इतने टाइम से, इसीलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं, आपको पता है, आप खुद निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ जाएंगे। कितने मोल्स, उसको कूल किया इतना, डेल्टा टी पहले ही समझ लो भाई, ठंडा किया है, तो डेल्टा टी यहाँ क्या होगा -40, क्योंकि ठंडा किया है। गलती मैक्सिमम बच्चा अगर इस क्वेश्चन में करके आया था तो ये करके आया था, माइनस रह गया। डेल्टा टी तो 40 पुट करना था जी, ठंडा हुआ है तो -40। आपको पता होना चाहिए कि जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल का आंसर -40 आएगा। चलो यहां तक तो मैं समझ गई। प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम रिड्यूसेस टू इतने से इतना, आप डेल्टा वी भी निकाल लोगे, प्लस माइनस भी। कंप्रेस हुई है गैस, दिख रहा है, ठंडा करोगे तो गैस ने कंप्रेस ही होना है, तो कंप्रेस हुई है तो कंप्रेशन में वॉल्यूम का क्या होता है, प्लस की माइनस। चलो जी ये भी हमें पता चल गया। फाइंड डेल्टा यू। अब जब पूरे चैप्टर का टेस्ट होता है या पूरे सिलेबस का टेस्ट होता है, मुझे ये थोड़ी पता होता है कौन से टॉपिक से आ रहा है, कौन से फॉर्मूला से, सोचना पड़ता है क्या गिवन है, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा यू -x में है जी, x निकाल दो। तो डेल्टा यू का टपाक से फॉर्मूला लगाना, हालांकि मैंने यहाँ लिख भी रखा था, मैंने अभी रब कर दिया, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। टपाक से मेरे दिमाग में क्या आता है, अच्छा डेल्टा यू, पक्का ये यूज होगा एकदम से, आज की डेट में तो यही आएगा एटलीस्ट। नहीं, ये तब यूज करना ठीक है, दिमाग में होना चाहिए जब जरूरत हो, क्योंकि पूरे में मेरे को डेल्टा एच की तो खुशबू भी नहीं आ रही। बट एनीवेज, अभी मत सोचना फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वो गलत हो जाएगी। पहले हर चीज गिवन और क्या निकालना है वो सोचते हैं। तो अब गिवन तो मैंने सारा लिख दिया इस क्वेश्चन में। मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है, जो कहती है इस गैस के 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर लाने में, बढ़ाने घटाने में तुम्हें कितने जूल्स देने पड़ेंगे, 100। मोलर हीट कैपेसिटी ने ये बता दिया। अब मेरी समस्या है, मेरे को क्या बोला गया है, डेल्टा यू निकालो जी। डेल्टा यू क्या होता है, पहली समझ मेरे को क्या मिलती है, डेल्टा यू होता है जी क्यूवी। पहले तो मेरे दिमाग में पढ़ते ही आना चाहिए डेल्टा यू इज क्यूवी। दूसरी चीज डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। तीसरी चीज डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। 3 जगह मैंने डेल्टा यू हैंडल किया, ये आखिरी जगह है आज, इसके बाद डेल्टा यू खत्म। इन तीनों में से कैसे निकालूं, मुझे क्यूवी निकालना है भाई, क्यूवी निकालना है और उससे डेल्टा यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ इस फॉर्मूले को, क्योंकि मेरे को हिंट मिल गई, डेल्टा वी दे रखा है। जब मेरे को वॉल्यूम चेंज दे रखा है तो मेरा लालच क्या होगा, यहाँ पे पी डेल्टा वी तो पुट हो ही जाना है, क्यू निकाल लो बस किसी तरह से। क्यू प्लस पी डेल्टा वी करते ही डेल्टा यू में रिपोर्ट कर दूंगी। तो अब सबसे पहली चीज, लास्ट क्लास में आपको ये चीज पूरी दे के भेजा था मैंने कि बच्चों क्यू वी क्या होगा, एन सी वी डी टी, क्यू पी क्या होगा, एन सी पी डी टी। मुझे इतनी बढ़िया हिंट क्वेश्चन में दे रखी है कि मेरे को सी दे रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है। एनीवेज, ये क्यू निकाल रही हूं। वाई आई एम फाइंडिंग दिस क्यू, बिकॉज आई नीड टू फाइंड डेल्टा यू विच इज क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये इस पूरे में क्यू वी का मतलब क्या है, जब डेल्टा वी 0 हो। डेल्टा वी 0 हो यानी वॉल्यूम ना बदले। भाई यहाँ तो वॉल्यूम बदला है, यहाँ वॉल्यूम बदला है, तो मैं अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट तो लिख नहीं सकती। अगर इस क्वेश्चन में मेरे को वॉल्यूम कांस्टेंट वाली सिचुएशन होती तो बात अलग थी। अब यहाँ तो मेरे को खुल के दे दिया बेटा जी वॉल्यूम बदल रहा है, तो यानी मैं जो निकाल रही हूँ वो अभी क्यू निकाल रही हूँ। आई एम नॉट कमेंटिंग पी के वी, क्यू पी के क्यू वी। अब आपको समझ ही आ गया होगा मैंने क्या निकाला, क्यू। और क्या हम ये बात कह सकते हैं फर्स्ट लॉ की ये इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर ही एप्लीकेबल है? कह सकती हूँ बच्चों ये। इससे मैं पिछली क्लास और आज के क्लास के कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं रिवाइज करा रही। फर्स्ट लॉ की ये इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर ही एप्लीकेबल है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उड़ जाता है, एडियाबैटिक पे ये उड़ जाता है। एनीवेज, अब क्या यहाँ से बच्चे क्यू निकाल लेंगे तीनों मल्टीप्लाई करके, आखिरी चीज क्या बची है, डब्ल्यू निकालना है। व्हाट इज डब्ल्यू, पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर अब मेरे को माइनस पी डेल्टा वी करना है डब्ल्यू की जगह, तो यहां देखिए प्रेशर कितना है, राइट और अंदर यहां पर वॉल्यूम,
अगर आप उन दोनों वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49.39 मिलीलीटर्स आएगा। आई थिंक मिलीलीटर में दे रखा है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। तो यहां पर गलती होती है बच्चों से, 100 वाली टर्म छूट जाती है, पहले दिन से बता के चल रही हूँ। और इसके हिसाब से अगर ये 4 ऑप्शन वाला होता, ऑप्शन भी दे रखी होती है नीचे, बट ये तो खैर इंटीजर टाइप है, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से मेंशन किया है। ये जो वर्क डन है एटमॉस्फेयर लीटर में, इसको 101 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा यू निकालोगे। अपनी कॉपी में पूरा क्वेश्चन करिए, ओनली फॉर जेई नीट। सेकेंड, जब भी अभी पढ़ाया नहीं है ना मैंने, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ। बॉम्ब कैलोरीमीटर कहीं वर्ड इस्तेमाल हो ना बच्चों, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। और कभी भी कॉफी कैलोरीमीटर शब्द आए किसी क्वेश्चन में, दैट इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर। कॉफी में वो प्रेशर आता है ना, उसी से याद कर लेना, ठीक है। कॉफी आप जानते हैं ना, कॉफी मशीन्स में हाई प्रेशर से स्टीम आती है, तो इससे याद कर लेना। कॉफी कैलोरीमीटर आया तो इट इज क्यूपी और डेल्टा एच। बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात हो रही है, इट इज क्यूवी और डेल्टा यू। यूनिट्स चेक करना बच्चों, मैं ठीक पुट कर रही हूँ। जूल्स दिया है कि किलो जूल्स दिया है? किलो जूल। हाँ बेटा जी, डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का सेम ही रहता है ना। तुम 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड करो, या 10 डिग्री को पहले 273 ऐड करके 20 डिग्री में 273 ऐड करके करो, तो डिफरेंस सेम होता है ना बेटा। तो अगर किलो जूल दिया है तो मैंने जहां जहां जूल लिखा है ना वहां किलो जूल कर लेना। अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं समझती हूँ यहां तक अगर किसी ने गलतियां करनी होगी तो कर ली होगी, इसके बाद गलती के चांसेस कम हैं। इसको पहले देखो और सोचो आगे कैसे बढ़ोगे। आई एम वेटिंग। अभी मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, मुझे पहले डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू इज NCV/dt, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए मैंने। अब मेरे को मोलर हीट कैपेसिटी नहीं दी है, अगर क्वेश्चन देखो तो पर मोल नहीं लिखा। मेरी समस्या, जब पर मोल नहीं लिखा तो कितना लिखा है पहले तो देख लेते हैं जी। 20 कुछ किलो जूल वगैरह लिखा है, देख लीजिए। जूल किलो जूल आप देखना जो भी है। 1 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए 20 किलो जूल चाहिए था। 0.5 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट इन्वॉल्व हुई होगी? इतनी हीट। पर मोल में कन्वर्ट करना है मेरे को, तब आएगा डेल्टा यू मेरे पास। डेल्टा यू तब तैयार होगा जब तुम इसको पर मोल में लाओगे। पर मोल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने मोल्स के लिए उससे डिवाइड कर दो। जब उससे डिवाइड करोगे, अब आया तुम्हारा किलो जूल पर मोल। ऑफ कोर्स पर केल्विन तो चल ही रहा है, अब तो खैर केल्विन हटा दिया मैंने, उससे मल्टीप्लाई हो गया। वो क्यों? इट इज पर मोल। ये मेरा डेल्टा यू आया। अब निकाल के दो डेल्टा एच क्या, मैं वेट कर रही हूं। अब उसके लिए मेरे को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इथेन का कंबशन करते हैं, चलिए जी इथेन का कंबशन करवाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कंबशन में तीन चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक होता है ना, तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 प्लस O2, इट गिव्स मी CO2 प्लस H2O। करवाओ बैलेंस डेल्टा Ng निकालने के लिए। यहां 2 कार्बन। अच्छा, जब भी बैलेंस करें ना, जिस चीज की बात हो रही है उसके आगे 2 मत लगाना, क्योंकि पर मोल रिपोर्ट करना है। जिसके कंबशन की बात हो रही है उसके आगे 2 मत लगाइएगा, क्योंकि मेरे को पर मोल रिपोर्ट करना होता है। तो 2 कार्बन है तो इधर 2 कर दूं। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 6, तो इधर क्या कर दूं? 3। अब इधर जरा गिनना, ऑक्सीजन कितने? 4 और 3 7। यहां कुछ भी करूंगी इवन आएगा, तो क्या करूं? 7/2। ऑटोमेटिकली मेरे पास 7 बैलेंस हो गया। डेल्टा Ng फटाफट -5/2। -5/2 स्टैंड फॉर -2.5। तो डेल्टा Ng की जगह पर, यानी डेल्टा Ng आप बच्चे क्या दे रहे हो यहां पर? -2.5। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो R और T पुट कर लोगे, जूल किलो जूल निभा लोगे। तो डेल्टा Ng क्या था? -2.5। R कितना पुट करूं? किलो जूल चल रहा है, किलो जूल चल रहा है, तो 8.314 इंटू 10 की पावर -3। और टेम्परेचर कितना पुट करना है मेरे को? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करूं तो कितना आएगा? बस दैट्स ऑल।